नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। कांग्रेस ने जैसे ही छत्तीसगढ़ की बाकी 4 बची हुई लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने फौरन एक नया पोस्टर जारी कर दिया। यहां भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के आक्रामक अंदाज में खुद को प्रस्तुत करने की रणनीति अपनाई है उसे हम आगे ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से इसका सीधा असर मौजूदा चुनावी परिवेश में पड़ रहा है। लेकिन बात पहले कांग्रेस के 4 नए कैंडिडेट की। बिलासपुर से देवेंद्र यादव के अलावा कांकेर से बीरेश ठाकुर और सरगुजा से शशि देवी सिंह के अलावा रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह, ये 4 नए नामों का ऐलान किया है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा देवेंद्र यादव की हो रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर जारी किया है उसे आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। बीच चुनाव में ऐसे पोस्टर विवाद का कारण बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में जारी किए गए इस पोस्टर में जैसा कि साफ तौर पर लिखा है, कोयला घोटाले में लूट का माल, और आगे देवेंद्र यादव की एक तस्वीर बनाई गई है जिसमें साफ तौर पर लिखा है, अब बिलासपुर को लूटने का मौका मिला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर इसलिए जारी किया है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि पिछली 12 मार्च को जब देवेंद्र यादव की हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द हुई तब लग रहा था कि कांग्रेस शायद उन्हें टिकट न दे। लेकिन इस आशंका को धता बताते हुए कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को बिलासपुर से कैंडिडेट बनाई दिया है। यहाँ देवेंद्र यादव की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो भिलाई से विधायक हैं। पिछला चुनाव वो कांटे के मुकाबले से जीते थे, लेकिन उनकी एक और अलग पहचान है, वो है राहुल गांधी की करीबी। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत न्याय यात्रा, ये दोनों ही यात्राओं के दौरान इनकी जो भूमिका रही है, जिस तरह से उन्होंने पैसे खर्च किए, जिस तरह से अपने साथ बड़ी संख्या में युवाओं को ले जाकर राहुल गांधी की उस यात्रा के प्रबंधन का काम देखा, तब वो चर्चा में आए, सुर्खियों में आए। इन कारणों के अलावा उनके विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, कोल स्कैम का जो मामला है, वह भी कम चर्चित नहीं रहा। देवेंद्र यादव को बिलासपुर से प्रत्याशी बनाए जाने पर राजनीतिक पंडित इस पर दिमाग लगा रहे हैं कि आखिर वहां कैसा उनका जनाधार है, क्या वो इतने बड़े नेता हैं कि भिलाई से विधायकी करते हुए बिलासपुर में वो अपने चेहरे के दम पर चुनाव जीत जाए। दरअसल पहले बिलासपुर से विष्णु यादव के नाम को कांग्रेस की ओर से कंफर्म माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस में जैसा कि होता है, गांधी परिवार जो चाह ले वही अंतिम होता है। वो अलग बात है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उनकी इच्छा के विपरीत 2.5 साल की बजाय 5 साल तक शासन किया। वहां उन्होंने गांधी परिवार की नहीं मानी, लेकिन बदले हुए हालात में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई और नए सेंटर पॉइंट बनते जा रहे हैं, जिसमें देवेंद्र यादव भी एक हैं जिनका सीधा संबंध दिल्ली दरबार से है। ऐसा ही नजारा बस्तर में देखने को मिला, जहां कवासी लखमा को मिला पुराने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का साथ, और स्थानीय स्तर पर कुछ नेताओं को दिल्ली में ले जाकर उन्होंने जिस तरह का दबाव बनाया और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की टिकट कटवा दी। वो अब कहीं से भी प्रत्याशी नहीं है। दरअसल दीपक बैज की टिकट कटना सीधे तौर पे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की राजनीतिक क्षति माना जा रहा है। मौजूदा हालात में देवेंद्र यादव के अलावा भूपेश बघेल भी हैं जिनके विरुद्ध गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसके बावजूद कांग्रेस ने इन दोनों ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। यहाँ कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह के साक्ष्य और प्रमाण पत्र ईडी की ओर से अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं वे बेहद गंभीर और चौंकाने वाले हैं। बाकायदा बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा कई इलेक्ट्रिकल डिवाइस और गवाहों के साथ ईडी ने अपने मामले को इस कदर पुख्ता किया है कि आने वाले दिनों में इन दोनों ही प्रत्याशियों में से किसी एक की या दोनों की गिरफ्तारी हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे हालात में कांग्रेस ने इन दोनों ही प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहां से एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम ईडी या कोर्ट की किसी कार्रवाई से डरते नहीं हैं, जबकि हकीकत इससे उलट है। गंभीर मामले के आरोपियों को वोट देने की अब परंपरा नहीं रही। पहले की तरह लोग जेल में बैठकर चुनाव जीत जाया करते थे। अब यदि प्रत्याशी किसी गंभीर मामले में, खासकर कोयला और महादेव सट्टा जैसे मामले में घोटाले का आरोपी रहा हो, उनके विरुद्ध अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई हो, जमानत खारिज हो गई हो, ऐसे हालात में अब जागरूक हो चुकी जनता अपने प्रत्याशियों की इमेज देखकर भी वोट करती है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों की
तस्वीरें साफ हो चुकी है। आप अपनी स्क्रीन में जिन नामों को देख रहे हैं उस पर यदि गौर किया जाए तो रायपुर से भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल, कांग्रेस के विकास उपाध्याय, दुर्ग से भाजपा के विजय बघेल, कांग्रेस के राजेंद्र साहू, बिलासपुर से भाजपा के तोखन साहू और कांग्रेस के देवेंद्र यादव, राजनांदगांव से भाजपा के संतोष पांडे तो कांग्रेस के भूपेश बघेल, सरगुजा से भाजपा के चिंतामणि महाराज तो कांग्रेस से शशि सिंह, रायगढ़ से भाजपा के राधेश्याम राठिया तो कांग्रेस की ओर से डॉक्टर मेनका देवी सिंह, जबकि कांकेर से भाजपा के भोजराज नाग और कांग्रेस के बीरेश ठाकुर, कोरबा से भाजपा की सरोज पांडे तो कांग्रेस की ज्योत्सना महंत, इसी तरह बस्तर से भाजपा के महेश कश्यप तो कांग्रेस के कवासी लखमा, जांजगीर से भाजपा की कमलेश जांगड़े तो कांग्रेस के शिव कुमार डहरिया, इसी तरह महासमुंद से भाजपा की रूप कुमारी चौधरी तो कांग्रेस के तामध्वज साहू। तो इस तरह से कांग्रेस ने एक पूर्व मुख्यमंत्री और 3 पूर्व मंत्रियों के अलावा 2 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारकर यह संदेश साफ तौर पर दिया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 11 की 11 लोकसभा सीटों को हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि कांग्रेस का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2019 के चुनाव में ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा 2 सीटें मिली थी। इसके पहले 11 में से 1 सीट मिलती रही थी, चाहे 2004 का इलेक्शन हो, चाहे 2009 का, चाहे 2014 का। लगातार कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। जबकि मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब 400 पार का नारा दिया गया और छत्तीसगढ़ के लिए खासकर 11 की 11 सीटें जीतने का टास्क तय कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से पहले ही 3 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, वहीं कांग्रेस ने जो 4 सीटों के नामों का ऐलान किया उसमें 2 महिलाओं को मैदान में उतार कर भारतीय जनता पार्टी के बराबर यानी 3 के मुकाबले 3 वाले फार्मूले को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस की ओर से जो 2 महिला प्रत्याशी घोषित की गई हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से रही थी, यानी परिवार से मिली हुई राजनीति को वो आगे बढ़ा रही है। बात यदि शशि सिंह की जाए तो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से शशि सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह की बेटी है। उनके दादा पूर्व सांसद पूर्व विधायक खेलसाय सिंह हैं। अभी वर्तमान में शशि सिंह जिला पंचायत की सभापति हैं। जबकि रायगढ़ से कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह के पिता स्वर्गीय राजा नरेश चंद्र सिंह सारंगढ़ राज्य के अंतिम शासक थे। जबकि डॉक्टर मेनका देवी सिंह की माता स्वर्गीय ललिता देवी पुसौर विधानसभा से 1969 में निर्विरोध विधायक चुनी गई थी। यही नहीं, उनकी बहनें पुष्पा देवी सिंह और कमला देवी सिंह और रजनी देवी सिंह भी सांसद विधायक जैसे पदों में रही हैं। कुल मिलाकर अच्छी खासी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली इन महिला प्रत्याशियों के अलावा कांकेर से बीरेश ठाकुर को टिकट इसलिए दी गई है क्योंकि पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में उन्होंने कांटे के टक्कर में पराजय हासिल की थी। करीब 7000 वोटों का अंतर था उनकी हार में। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बीरेश ठाकुर ने 6914 वोटों से हार हासिल की थी। 2019 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मोहन मंडावी ने चुनाव हराया था। भाजपा ने इस बार मोहन मंडावी की जगह भोजराज नाग जैसे एक बड़े आदिवासी हिंदू चेहरे को मौका दिया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह की बिसात बीत चुकी है, सारे कैंडिडेट कांग्रेस और भाजपा की ओर से डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची के साथ इस चुनाव के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जिस तरह से संदेश खाली से भारतीय जनता पार्टी ने वहां के अमानुषिक अत्याचार की पीड़िता रेखा पात्रा को न केवल टिकट दी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे जो बातचीत की और उनकी बातचीत जिस तरह से सोशल मीडिया में वायरल है, दरअसल उन्हें टिकट देने के पीछे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के बीरनपुर फार्मूले को भी देखा जा रहा है, जहां बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की बीते साल 8 अप्रैल को निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू जो मजदूर वर्ग से आते थे उन्हें टिकट देकर छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों में यह संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी विचारधारा के प्रति अडिग है और कांग्रेस के विरुद्ध कहीं ना कहीं तुष्टीकरण को प्रश्रय देने का एक गंभीर आरोप पुष्ट करने की सफल कोशिश की। ठीक उसी तरह अब संदेश खाली से रेखा पात्रा को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम पीड़ितों के साथ हैं, शोषित और वंचितों के साथ हैं। इस तरह के एक बड़े संदेश से कहीं हो न हो
पश्चिम बंगाल में खासकर टीएमसी और ममता बनर्जी की अगुवाई वाली उनकी पूरी टीम बहुत परेशान है। कुछ वैसी ही परेशानी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल और उनकी पूरी टीम को देखने को मिली थी। विधानसभा के चुनाव भी हो गए, परिणाम आ गए, सरकार बन गई। अब भूपेश बघेल एक आरोपी हैं और प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस की ओर से। उनके विरुद्ध महादेव सट्टा वाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, चुनाव प्रचार जब चरम पर होगा, यदि वहां ईडी या अदालत की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है तो इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ऐसे मामलों से एक बड़ा संदेश जाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि जिन्हें हम अपना भविष्य सौंपते हैं वो क्या ईमानदार हैं। और प्रश्न यहाँ यह भी खड़ा होता है, क्या बिना आग के धुआं उठता है? हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक एंगल देखा जाए, लेकिन जिस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं और जिस तरह से देवेंद्र यादव को बिलासपुर से टिकट दी गई है, वहां पार्टी आला कमान की मंशा एकदम साफ हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं देवेंद्र यादव न तो इतना पॉपुलर फिगर है राजनीति में जिसे छत्तीसगढ़ के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से लड़ाया जाए, और बीते दो चुनाव की यदि बात करें तो वो दोनों ही कांटे के मुकाबले में उन्होंने चुनाव जीते थे। फिलहाल विधायक हैं, युवा हैं, महापौर रह चुके हैं, लेकिन उनके विरुद्ध न केवल कोल स्कैम बल्कि उससे पहले भी कई गंभीर आपराधिक धाराओं में मामले मुकदमे दर्ज हैं। भले ही कांग्रेस उसे राजनीतिक मामले बताए, लेकिन इस बारे में कोई सामान्य अध्ययन भी करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन धाराओं में और कौन कौन से मामलों में देवेंद्र यादव की आपराधिक पृष्ठभूमि तैयार हुई है। फिलहाल वो बिलासपुर से प्रत्याशी हैं और वहां उनका मुकाबला भाजपा के तोषण साहू से होगा जो पूर्व विधायक रहे हैं। बिलासपुर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के अरुण साहू चुनकर आए थे जो इस वक्त छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री हैं और लोरमी से विधायक भी हैं, जबकि लोरमी के ही पूर्व विधायक तोषण साहू का मुकाबला देवेंद्र यादव से होगा। तो कुल मिलाकर राजनांदगांव, कोरबा और बस्तर के बाद अब बिलासपुर की सीट भी चर्चित और हाई प्रोफाइल हो चुकी है। अंदर खाने की ढेर सारी जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। राष्ट्रबोध आपका तो जनमंच है। हमारा मानना है कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज की बेहतर सेवा की जा सकती है यदि इसमें अच्छे लोग शामिल रहें तो, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।